नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विधानसभा चुनाव में झामुमो और इंडी गठबंधन के खिलाफ जनता अपना गुस्सा निकालेगी, शिवराज सिंह। दरअसल आपको बता दूं कि प्रदेश भाजपा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को रांची पहुंचते ही सोरेन परिवार पर हमला बोला। उसे सत्ता लोलुप बताया। कहा, विधानसभा चुनाव में लोग अपना गुस्सा झामुमो व इंडी गठबंधन के खिलाफ निकालेंगे। झामुमो सहित पूरा इंडी गठबंधन परिवारवाद और सत्ता की भूख से ग्रसित है। केंद्रीय मंत्री शिवराज अपने 2 दिवसीय सांगठनिक प्रवास पर गुरुवार शाम रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रदेश पदाधिकारियों और रांची महानगर के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। शुक्रवार को वे रामगढ़ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। रामगढ़ से रांची आने पर वे शाम 5 बजे प्रदेश कार्यालय में आरोप समिति और घोषणा समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। देर शाम वे रांची से सेवा विमान द्वारा दिल्ली लौट जाएंगे। बता दें कि स्वदेश के साथ राजनीति का हालात पर चर्चा। आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो के काके रोड स्थित आवास पर शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी व संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात और विधानसभा चुनाव पर विस्तृत चर्चा हुई। 5 महीने में चंपाई सोरेन ने लिए कई ऐतिहासिक निर्णय, अनुशासित सिपाही की तरह काम किया। दरअसल आपको बता दूं कि चंपाई सोरेन ने विपरीत परिस्थिति में 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 153 दिन के अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए। अनुशासित सिपाही की तरह काम करते हुए शालीन छवि भी बनाए। जबकि मार्च से 4 जून तक लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू था। इस दौरान राज्य सरकार जनहित की किसी योजना को लागू नहीं कर सकती थी। बता दें कि शिबू सोरेन के बाद चंपाई सोरेन दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने बहुत कम दिनों तक राज्य की बागडोर संभाली। शिबू सोरेन पहले नेता हुए जो मात्र 9 दिनों तक 2 मार्च से 12 मार्च 2005 तक सीएम पद पर रहे थे। दूसरी बार वे 28 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक 143 दिन सीएम रहे थे। लेकिन 153 दिन के कार्यकाल में चंपाई सोरेन ने ऐसे फैसले लिए जिसे जनता बरसों तक याद रखेगी। सबसे पहला फैसला बिजली उपभोक्ताओं के हित में लिया। मुफ्त बिजली की यूनिट को 100 से बढ़ाकर 125 किया। हालांकि हाल में उन्होंने अपने ही फैसले को फिर पलटा और इसे बढ़ाकर 200 यूनिट किया। चंपाई सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग 41 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होने का अनुमान है। इसी तरह 21 से 25 आयु वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता भी ऐतिहासिक है। इस फैसले से राज्य की लगभग 40 लाख महिलाओं के लाभान्वित होने की उम्मीद है। यह अलग बात है कि इस योजना से राज्य सरकार के कोष पर सालाना लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुकेश बने सरायकेला के नए एसपी, कहा अपराध रोकना प्राथमिकता। दरअसल आपको बता दूं कि जमशेदपुर सिटी एसपी मुकेश लोनायत ने गुरुवार की शाम सरायकेला खरसावां जिले के नए एसपी के रूप में प्रभार लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत ने कहा कि सरायकेला खरसावां जिले के लोगों को एक पीपल्स फ्रेंडली, रेस्पॉन्सिव, प्रोफेशनल एवं सेंसिटिव पुलिसिंग उपलब्ध कराना है ताकि आम जनता एवं पुलिस के बीच की दूरी को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता मेरे समाज को अपराध मुक्त बनाना है। अलग अलग थाना क्षेत्र में अलग अलग अपराध से संबंधित आंकड़े होंगे। उन सभी अपराधों पर अंकुश लगाना मेरी प्राथमिकता है। मामलों का त्वरित गति से उद्भेदन करना तथा लंबित मामलों का निपटारा करना भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि सरायकेला खरसावां जिला पूर्व में अति नक्सल प्रभावित जिला रहा है। वर्तमान में अंतिम चरण में नक्सल की लड़ाई चल रही है। नक्सलियों को खत्म करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। अनुसंधान के क्षेत्र में 1 जुलाई से जो नए कानून लागू हुए हैं उनकी मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक तरीके से मामलों का अनुसंधान होगा। इस मौके पर पूर्व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मनीष टोप्पो ने कहा कि बहुत छोटी सा कार्यकाल मेरा रहा है। इस कार्यकाल में सरायकेला वासियों को बेहतर पुलिसिंग देने का काम किया गया है। मौके पर डीएसपी, एसडीपीओ एवं सभी थाना प्रभारी उपस्थित थे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकली भर्ती, 1,80,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। दरअसल आपको बता दूं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में 249 नए अधिकारियों की बहाली होगी। उम्मीदवारों का चयन प्रबंध प्रशिक्षु तकनीकी यानी कि एमटीटी के पद पर E1 ग्रेड में किया जाएगा। इसके लिए उन्हें 5 जुलाई से 25 जुलाई 2024 तक सेल की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा व साक्षात्कार गेट के माध्यम से होगा, जिसमें सफल उम्मीदवारों के चिकित्सीय जांच के बाद उन्हें कंपनी में स्थायी रूप से नियोजन का नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। सेल प्रबंधन बोकारो इस्पात संयंत्र सहित अपने अन्य इकाई में मैनपावर पर संतुलन बनाए रखने के लिए कुल 249 प्रबंध प्रशिक्षु तकनीकी को बहाल करने का निर्णय है। बता दें कि इनमें केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल तथा इंस्ट्रूमेशन पद पर अभियंता इंजीनियर जॉब्स इन सेल 2024 को बहाल किया जाएगा।
उम्मीदवारों के अंतिम चयन के बाद जहां श्रमशक्ति की कमी पूरी हो सकेगी, वहीं उत्पादन की गति को भी बढ़ावा मिलेगा। झारखंड न्यू चीफ जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी बने झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल ने दिलाई पद की शपथ। दरअसल आपको बता दूं कि न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने यहां राजभवन में सारंगी को पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो के अलावा कई न्यायाधीश और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी नियुक्ति का आदेश पढ़ा। बता दें कि 28 दिसंबर 2023 को न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली था। बता दें कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 3 जुलाई को न्यायमूर्ति सारंगी को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। आलमगीर आलम पर कसा ऐड का शिकंजा, पूर्व मंत्री सहित 3 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 4 करोड़ की संपत्ति जब्त। दरअसल आपको बता दूं कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव लाल और संजीव के नौकर जहांगीर आलम के खिलाफ ईडी ने गुरुवार को विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की। 3000 करोड़ के प्रोसीड ऑफ क्राइम में ईडी की यह तीसरी चार्जशीट है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार तीनों आरोपियों पर चार्जशीट के साथ ही 4 करोड़ की अचल संपत्ति भी अस्थायी तौर पर जब्त की है। ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है उसमें संजीव लाल के द्वारा बरियातू में खरीदा गया 2000 स्क्वायर फीट का मकान, पत्नी रीतलाल के नाम पर पुंदाग में खरीदी गई 8.60 डिसमिल जमीन और जहांगीर आलम के द्वारा खरीदे गए 50 लाख के फ्लैट शामिल हैं। ईडी के अनुमान के मुताबिक जिन अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है उनकी कीमत 4 करोड़ के करीब है। इससे पहले ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, उनके भाई आलोक रंजन, पत्नी राजकुमारी देवी, पिता गेंदा राम समेत अन्य के खिलाफ पहली चार्जशीट की थी। वहीं दूसरी चार्जशीट दिल्ली के सीए और कई हवाला कारोबारियों पर एजेंसी ने की थी। तीसरी चार्जशीट पर आगे कोर्ट संज्ञान लेगी। रांची में इस दिन निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, सुरक्षा में तैनात होंगे 7000 जवान, क्या क्या इंतजाम। दरअसल आपको बता दूं कि रांची के जगन्नाथपुर में रथ यात्रा 7 जुलाई को निकाली जाएगी। रांची पुलिस की ओर से रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मेला परिसर और उसके आसपास में 1000 जवानों को तैनात किया जाएगा। महिला और पुरुष दोनों पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके अतिरिक्त डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के कई अधिकारियों को भी मेले की सुरक्षा में लगाया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि सीसीटीवी के अलावा 4 ड्रोन कैमरे के जरिए रथ मेला की निगरानी की जाएगी। बता दें कि मेला परिसर में विवाद या फिर अप्रिय घटना को रोकने के लिए 3 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सादे लिबास में भी तैनात किया जाएगा। एसएसपी ने कहा कि मेले के दौरान अगर कोई व्यक्ति विवाद उत्पन्न करता है तो ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। चोर व बदमाशों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। मेला को लेकर धुरवा इलाके की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। चोर, उच्चकों और पॉकेटमारों पर भी पुलिस निगरानी करेगी। इसके लिए पूरे मेला परिसर में 40 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। कंट्रोल रूम में 50 से ज्यादा जवान रहेंगे। कोई उत्पात मचाता है या फिर लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है तो इसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम से पदाधिकारियों को दी जाएगी। स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया, ड्राइव करते हुए सीएम हेमंत सोरेन का मैसेज। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता को खास संदेश दिया है। इस संदेश को उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। वीडियो को शेयर करते हुए कल्पना सोरेन ने बताया कि कल प्रोजेक्ट भवन से कार्यों को निपटाने के बाद आवास आते वक्त हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों के नाम संदेश दिया है। वीडियो में हेमंत सोरेन ने कहा, आखिरकार षड्यंत्र पर विजय पाकर हमने राज्य के विकास का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया है। झारखंड अपने आप में बहुत ही अलग राज्य है, एक ऐसा राज्य जहां लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करते हैं, पलायन करते हैं। इस राज्य के प्रति सरकारों की संवेदनशीलताएं होनी चाहिए जो नहीं रही। उन्होंने आगे कहा, 2019 में आपने मुझे राज्य को दिशा देने का जिम्मा सौंपा। इसके बाद कोरोना काल में हमारे राज्य की क्या स्थिति थी आपको पता है। सीमित संसाधन, डॉक्टरों और दवाओं के घोर अभाव के बावजूद कोरोना काल में काम किया। बता दें कि उन्होंने कहा, मैं कई राजनीतिक अवरोध सरकार के सामने आते रहे। सरकार को गिराना, विधायकों की खरीद फरोख्त करना, गलत मुकदमे में फंसाना, इसका शिकार मैं भी हुआ और 5 महीनों तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन आप लोगों ने 2019 में जो मुझे आशीर्वाद और ताकत दिया उसकी वजह से ही हमारी सरकार को एक भी खरोंच नहीं आने दी। मैं जेल गया तो चंपाई सोरेन को अपनी जगह सौंप दी। 5 महीने बाद कोर्ट के आदेश के बाद मैं बाहर आ पाया हूँ। सीएम बहन बेटी मई कोई योजना, सफेद राशन कार्ड वाली महिलाओं को भी मिल सकता है योजना का लाभ। दरअसल आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही झारखंड सरकार ने आधी आबादी यानी 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 21 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इस योजना का लाभ जिले की करीब 3 लाख महिलाओं को मिल सकता है। लाभुकों के चयन के लिए प्रशासन की ओर से अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर व ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर महिलाओं से आवेदन लिया जाएगा। शहरी क्षेत्र में लाभुकों के चयन की जिम्मेदारी नगर निकाय को व ग्रामीण इलाके में BDO/CO ऑफिस को सौंपी जा रही है। झारखंड सरकार के महिला, बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से जारी संकल्प पत्र उपायुक्त कार्यालय को हासिल हो चुका है। वैकेंसी आने के 6 साल बाद 28 का चयन, नियुक्ति अनुशंसा के 7 माह बाद भी नहीं मिला ज्वाइनिंग लेटर। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा 2018 में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी। वैकेंसी आने के 6 साल बाद अक्टूबर 2023 में इतिहास विषय में चयनित अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित किया गया। इसमें कोल्हान यूनिवर्सिटी में 17 और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में 11 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी। लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति अनुशंसा के 8 माह बाद भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। नियुक्ति अनुशंसा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सिंडिकेट से चयनित अभ्यर्थियों की स्वीकृति लेने समेत अन्य प्रक्रिया पूरी करने में काफी समय लग गया। तब लोकसभा आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गया। चुनाव आचार संहिता समाप्त हुए लगभग 1 माह हो गए हैं। इधर विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP के सिलेबस से पढ़ाई हो रही है, लेकिन विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 50% से अधिक पद रिक्त है। ऐसे में NEP के उद्देश्यों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त करने की बात बेमानी है, क्योंकि नियुक्ति अनुशंसा के बाद भी विश्वविद्यालय चयनित अभ्यर्थियों को योगदान कराने में विफल रहा है। कोल्हान विवि 795 में 225 शिक्षक कार्यरत। कोल्हान विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 795 पद सृजित है। वर्तमान में 225 कार्यरत है, यानी शिक्षकों के अधिकांश पद खाली है। कोल्हान विवि के अंतर्गत 23 PG विभाग है, जिसमें सिर्फ 23 शिक्षक ही अभी सेवा दे रहे हैं। 23 PG विभागों को संचालित करने के लिए 162 शिक्षकों की जरूरत है। फ्लो टेस्ट पास करने के बाद होगा हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार। कौन कौन बनेंगे मंत्री, तय हैं इनके नाम। दरअसल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन 8 जुलाई को सदन में विश्वास मत हासिल करेंगे। विश्वास मत हासिल करने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान से चर्चा के बाद 9 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक चंपाई सोरेन मंत्रिपरिषद के अधिकांश चेहरों को दोबारा मौका मिलेगा। चंपाई सोरेन को गठबंधन दलों के कोऑर्डिनेशन कमेटी का संयोजक बनाया जा सकता है। झामुमो की ओर से दीपक बिरुल, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल्लाह हसन, बसंत सोरेन और बेबी देवी के नाम तय माना जा रहा। वहीं 12वें मंत्री के तौर पर लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं कांग्रेस से डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल मंत्री थे, जबकि राजद से सत्यानंद भोक्ता मंत्री थे। झामुमो और राजद की ओर से मंत्रियों के कोटे बदलने के आसार कम नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस में आलाकमान के निर्देश पर 1-2 मंत्री को बदलने पर निर्णय हो सकता है। टेंडर मैनेज करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद खाली सीट पर कांग्रेस डॉक्टर इरफान अंसारी को मंत्री बनाने का नाम तय कर चुकी है। बता दें कि 2 मंत्रियों के काम और लोकसभा चुनाव में उनकी सहभागिता पर नाराजगी भी जताई गई। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर 3 में से 2 मंत्रियों को बदला गया तो हेमंत सोरेन की नए कैबिनेट में कांग्रेस से दीपिका पांडेय सिंह और रामचंद्र सिंह चेरो की एंट्री हो सकती है। अगले 4-5 महीने के लिए सरकार है। ऐसे में आलाकमान मंत्रियों को नहीं भी बदल सकती है और उन्हें फिर से मौका दे सकती है। टाइम कम और टारगेट ज्यादा, क्या है हेमंत सोरेन की सबसे बड़ी मुश्किल? दरअसल आपको बता दूं कि झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने गुरुवार को तीसरी बार राज्य की कमान संभाल ली। इस बार हेमंत सोरेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार के वादे को पूरा करना होगी। वैसे हेमंत ने इससे पहले के कार्यकाल में चुनावी एजेंडे के मुताबिक स्थानीयता को मुद्दा बनाकर रोजगार के मुद्दे को साधने का प्रयास किया था। इसी के तहत उन्होंने खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक और झारखंड से मैट्रिक पास होने की अनिवार्यता जैसे नियमों को लागू करने का प्रयास किया। हालांकि कई कारणों से यह सफल नहीं हुआ। वैसे सरकार की ओर से करीब 10,000 नौकरियां दी गई हैं, लेकिन बेरोजगारी की दशा को देख ये संख्या बहुत छोटी है। ऐसे में आने वाले 4 महीनों में हेमंत सरकार के लिए रोजगार सबसे बड़ी चुनौती ही रहने वाली है। बता दें कि हेमंत सरकार की ओर से 2022-23 के दौरान राजनीतिक रूप से जिन महत्वपूर्ण विधेयकों जैसे सरना धर्म कोड, खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक, OBC आरक्षण बढ़ाने, मॉब लिंचिंग निषेध से संबंधित विधेयक आदि को मूर्त रूप में लागू होना अभी शेष है। चुनावी रण में हेमंत किस प्रकार इसका ठीकरा विरोधी दल भाजपा पर फोड़ पाएंगे ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हेमंत के जेल जाने से लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन को निश्चित रूप से सहानुभूति वोट मिले और जिस कारण गठबंधन का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनावों में बेहतर रहा। अब जब हेमंत ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली है, तब 2024 के चुनावों में जनता उनके कार्यकाल का मूल्यांकन करेगी और इसी आधार पर मतदान करेगी।
झारखंड वेदर। झारखंड में बारिश का येलो अलर्ट, वीकेंड पर खूब होगी बरसात, आसमान में बादलों का डेरा। दरअसल आपको बता दूं कि राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार और शनिवार को अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। इस दौरान एक दो जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों में मानसून राजधानी समेत पूरे राज्य पर सक्रिय रहेगा। शुक्रवार को राज्य के संताल परगना और आसपास के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची के शहरी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे के दौरान केवल 9.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि शहरी क्षेत्रों से सटे विभिन्न इलाकों में अच्छी बारिश हुई। टाटीसिलवे में 16.7, काके 16.4 और मांझी 15.6, मांडव 12.6 और नामकुम 14.4 मिलीमीटर बारिश हुई। जबकि गुरुवार को दिन के दौरान हल्के बादल छाए रहे। दिन में बारिश नहीं होने और हल्के बादल छाए रहने के कारण रांची का अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे की तुलना 2.0 डिग्री बढ़ गया। ये सामान्य से 2 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री दर्ज किया गया। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के आसपास के जिलों में अच्छी बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश गुमला में 82.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि अड़की में 76.0, पूर्वी सिंहभूम में 68.0, रामगढ़ 64.2 और खूंटी में 59.0 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं राज्य के अन्य कई जिले साहिबगंज 54.8, मधुपुर 54.6, बोकारो 52.6, जामताड़ा 48.8, सिमडेगा 42.2, धनबाद 40.4, पश्चिमी सिंहभूम 35.2, पलामू 34.0, गोड्डा 31.2, गिरिडीह 25, खरसावां 24.6, साहिबगंज 16.6 मिलीमीटर समेत राज्य के अन्य भागों में हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञानियों के अनुसार झारखंड के पश्चिमी भाग पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। इसके कारण राज्य के अधिकांश जगहों पर बादल छाए हुए हैं और अगले 2 दिन बारिश होने का अनुमान है। ट्रैफिक जाम पर थी सुनवाई, एचसी ने ई रिक्शा पर दिया बड़ा आदेश। दरअसल आपको बता दूं कि रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को नियमों का पालन कराने के लिए लगातार अभियान चलाने को कहा। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने नगर निगम को ई रिक्शा पर परमिट वाले रूट चार्ट लगाने को कहा, ताकि वे दूसरे रूट में वाहन न चलाएं। ये भी सुझाव दिया कि वैसे रूट में ई रिक्शा को परमिट न दें जहां हर दिन जाम लगता है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि एक हफ्ते में 156 ई रिक्शा, 5 ऑटो जब्त किए गए हैं। 20 जून से 1 जुलाई तक 18,725 4 व्हीलर के चालान कटे हैं। ट्रैफिक एसपी ने उप परिवहन आयुक्त से कहा है कि ऑटो चालकों के ब्लू रंग का ड्रेस कोड ही ई रिक्शा चालकों के लिए निर्धारित करें। अगली सुनवाई 18 को होगी। बता दें कि शहर के जिन चौक चौराहों पर ट्रैफिक पोस्ट की जरूरत है, उसे चिन्हित कर राज्य सरकार से अदालत को बताने को कहा है। कोर्ट ने मौखिक कहा कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी 12 से 14 घंटे तक सड़कों पर ड्यूटी करते हैं, इसलिए उनके लिए ट्रैफिक पोस्ट में वॉशरूम होने चाहिए। सरकार भी ध्यान दे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।